हाय एवरीवन। तो ये नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का ये पार्ट 2 और इस वीडियो में हम लोग दी ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन के जो पैराग्राफ है उससे स्टार्ट करेंगे और जितना भी एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है उसके थ्रू पूरा पैराग्राफ पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं। देखो तो कहता है कि जो ईयर ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन जो पैराग्राफ है, देखो उसका स्टार्टिंग होता है, कहता है कि 1924 से 1928 तो 1924 से 1928 में जर्मनी में कुछ स्टेबिलिटी आई थी। स्टेबिलिटी कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस पैराग्राफ में तुम देखे होगा कि जर्मनी का जो करेंसी वैल्यू था वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका था एज कम्पेयर टू यूएस करेंसी वैल्यू से। डॉलर कंपेरिजन में जर्मनी का जो वैल्यू था करेंसी का बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका था। इससे क्या होता है कि जर्मनी का पैसा का रिसोर्स खत्म हो चुका होता है और थोड़ा मोड़ा भी जो पैसा रहता है, चाहे उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, जो इकोनॉमिक रिकवरी होता है जर्मनी का, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है। जर्मनी का जो इकोनॉमिक रिकवरी होता है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है लोन पे। कहाँ से वो लोन लेता था? वो यूएसए से ये लोन लेता था। कहाँ से? देखो यूएसए से जर्मनी ये लोन लेता था। लेकिन ये जो स्टेबिलिटी था 1924 से 1928 के बीच जर्मनी को जो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी मिलती है ये भी खत्म हो चुका होता है। कैसे होता है कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज एक तरह का एक्सचेंज कम, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज का फंडिंग है, कुछ अच्छे से नहीं पता हमको, तो वो जो है कोलैप्स कर जाता है, ख़त्म हो जाता है 1924 के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाता है। जिससे क्या होता है कि यूएस का जो ईयरली इनकम होता है, सालाना जो इनकम होता है वो घट करके आधा हो चुका होता है। जब पैसा देने वाले के पास ही पैसा नहीं रहेगा तो किसी को कैसे पैसा देगा। इससे क्या होता है कि जैसे कि क्योंकि मेन तो यूएसए ही था, यूएसए का पैसा खत्म हो चुका होता है। तो अब लोग क्या करते हैं, लोग हड़बड़ा जाते हैं कि अब लोग क्या करते हैं कि अपना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी नहीं होती कि वो शेयर बेचता है, तो वो क्या करते हैं कि एक लोग अपना जो शेयर होता है उसको हड़बड़ी में बेचने लगते हैं। और जो क्या होता है कि 24 अक्टूबर है, कितना अक्टूबर को देखो तो, हाँ 24 अक्टूबर को, देखो डेट याद रखना, हो सकता है आप देखते हुए पूछ लें। 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर्स बिका था। 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर बिका था। अब जो वर्ल्ड मार्केट में जो लोग पैसा अपना इन्वेस्ट किए हुए थे, देखो फिर से वर्ल्ड मार्केट में जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट किए हुए थे वो लोग अपना पैसा वापस लेने लगे। अब हमको नहीं इन्वेस्ट करना है और जो बिजनेस था वो ख़त्म होने लगता है और जो बैंक था वो बंद होने लगता है। लोग अपना पैसा वापस ले रहे थे क्योंकि यूएसए का क्या था, हाफ मिलियन घट गया था पैसा जितना उसको सालाना मिलता था। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जर्मनी पे पड़ता है। देखो जर्मनी पे कैसे पड़ता है कि 1929 में जितना जर्मनी का प्रोडक्शन था, जितना जर्मनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता था, मतलब कि इंडस्ट्री से जो सामान प्रोड्यूस करता था वो घट करके 40% हो गया था। देखो 1932 में जितना सामान प्रोड्यूस किया था, मान लेते हैं कि एक्स सामान 1929 में एक्स अमाउंट ऑफ सामान प्रोड्यूस किया था, तो 1932 में ये जो सामान प्रोड्यूस हुआ ये एक्स अमाउंट का 40% प्रोड्यूस हुआ। मतलब कि अगर 100 गन प्रोड्यूस होता है 1929 में, तो 100 का तुम 40% निकालोगे तो 60, तो 40 कम गया। इस तरीके से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जर्मनी पे पड़ता है इस ग्रेट डिप्रेशन का। अब जर्मनी में क्या होता है कि भूखमरी फैलने लगता है, लोगों के पास पैसा नहीं रहता खाने के लिए। जो यूथ होते हैं, जर्मन यूथ होते हैं, वो काम की खोज में प्ले कार्ड टांग करके, प्ले कार्ड एक तरीके का ऐसे होता है, देखो यहाँ पे एक तरीके का कार्ड बना करके अपने गले में टांग करके कि हम किसी भी काम को करने के लिए इच्छुक है। यहाँ पे लिखा हुआ रहता था कि विलिंग टू डू एनी वर्क, हम लोग किसी भी काम को करने के लिए इच्छुक है कि आप हमको काम दीजिए, इस पे लिखा हुआ रहता था। और लोग जर्मनी के जो सड़क होता है, स्ट्रीट मतलब क्या, सड़क, जर्मनी के सड़क पे लोग घूमते थे कि हम किसी भी काम को करने के लिए इच्छुक हैं। और जो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था, लोग वहाँ पे जाकर बैठे रहते थे कि शायद कोई काम मिल जाए।
और जो लोग छोटे तबके के जो लोग थे, एक मिनट, और हाँ यहाँ पे एक और वर्ड है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, जर्मनी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि बेरोजगारों की जो संख्या है वो बढ़ करके 6 मिलियन हो चुका था। 6 मिलियन है ना, हाँ 6 मिलियन, जो कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जर्मनी में। कितना हो गया था देखो, जर्मनी में बढ़ करके ये जो काउंटिंग था बढ़ करके 6 मिलियन हो गया था। और आगे कहता है वही कि लोग प्लेग का टांग के दिखाते थे कि हम किसी भी काम को करने के लिए इच्छुक। बिजनेसमैन का बिजनेस ठप पड़ गया तो लोग पॉवर्टी के भी नीचे तबके तक आ चुके थे लोगों को। और जो बिजनेस क्लास के जो लोग थे, बिजनेस सोसाइटी के जो लोग थे, उनको ऐसा डर था कि कहीं हम गरीबी के एकदम लेवल तक ना आ जाए, क्योंकि उनका एक सोसाइटी में स्टेटस था, उस चीज़ का उनको डर था। अब हमारा सेकंड पैराग्राफ आता है, हिटलर्स राइज टू पावर। आखिर हिटलर कैसे ताकत में आया, कैसे वो अपना साम्राज्य स्टैब्लिश करता है। तो कहता है कि हिटलर का जन्म कब होता है। हिटलर का जन्म 1889 में होता है। किस ईयर में देखो, 1889 में बर्लिन में होता है। देखो ध्यान से, 1889, एक मिनट, तो देखो हिटलर का जन्म 1889 बर्लिन में होता है। देखो सोशल, पॉलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस जो 3 मेन टर्म है, सोशल, पॉलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस। देखो सोशल मतलब समाज हो गया, पॉलिटी मतलब राजनीतिक, और जो वहाँ उस टाइम जर्मनी में जो आर्थिक तंगी थी, ये सब कुछ चीज मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर काम किया हिटलर को स्टैब्लिशमेंट में। आगे कहता है कि जब पहला विश्व युद्ध होता है, तो जब पहला विश्व युद्ध होता है, हिटलर खुद से जाके आगे जाके बोलता है कि हम आपके साथ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जर्मनी को बोलता है कि, सॉरी, ऑस्ट्रिया में हुआ था, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, छोटी कहता है यहाँ गलत है, ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया। तो देखो जब पहला विश्व युद्ध होता है तो हिटलर खुद से जाके आगे से बोलता है कि हम आपके साथ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो वो क्या करता है कि वो एज अ कॉर्पोरल ज्वाइन करता है। कॉर्पोरल मतलब क्या है, आर्मी में एक लोवेस्ट पोजीशन, मतलब सबसे छोटा पोजीशन कॉर्पोरल का होता है। लिख देता है, कॉर्पोरल लोवेस्ट पोजीशन इन द आर्मी। तो इसको नोट कर लो। तो ये कॉर्पोरल जो आर्मी का लोवेस्ट पोजीशन है। देखो जब जैसे ही हिटलर इसको ज्वाइन करता है, जर्मनी तो हार चुका होता है। तो क्या होता है कि जब जर्मनी तो हार जाता है, लेकिन हिटलर को उसके ब्रेवरी के लिए, उसके बहादुरी के लिए मेडल मिलता है, मेडल से अवॉर्डेड किया जाता है, उसको मेडल मिलता है। लेकिन हिटलर देखो सॉरी, जर्मनी हार चुका होता है। जर्मनी के हारने की वजह से एक तो हिटलर में डर पैदा हो जाता है, एंड देन ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस की वजह से, वर्सेलिस की जो कॉन्ट्रैक्ट था जिसके अंडर जर्मन लोगों को बहुत ज़्यादा पेनल्टी भरनी पड़ती थी, जुर्माना भरना पड़ता था, उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। आगे कहता है, तो 1919 में हिटलर जो है एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, छोटा सा ग्रुप को ज्वाइन करता है जिसका नाम होता है जर्मन वर्कर्स पार्टी। क्या नाम था, देखो 1919 में
जर्मन वर्कर्स पार्टी को वो ज्वाइन करता है। जर्मन वर्कर्स पार्टी, देखो पहले वो जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन करता है, उसके बाद 1923 में शायद, हाँ नहीं देखो इसके बाद क्या करता है कि ये हिटलर क्या करती है, जर्मन वर्कर्स पार्टी धीरे धीरे उसको अपने अंडर, अपने कंट्रोल में कर लेता है, और इस पार्टी का नाम बदल करके वो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख देता है नाम। फिर से सुन लो, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम रख देता है। और जो यही पार्टी रहता है वो नाजी पार्टी के तौर पर जाना जाता था। यही पार्टी नाजी पार्टी के तौर पर जाना जाता था। यहाँ तक हो जाता है। फिर 1923 आता है, कौन सा साल, 1923 में वो जो है बर्लिन जो जगह है उसको कैप्चर कर लेता है। फिर वो पहुंचता है, वो बर्लिन पे कूद करता है, लेकिन वो नहीं हो पाता, सफल नहीं हो पाता। अब वो सोचता है कि हम अपने जो ताकत है उसको हम बढ़ाते, अपना जो ताकत है उसको हम बढ़ाते हैं। तो वो क्या करता है कि वो लड़ता है नाजी पार्टी के थ्रू। वो जो जर्मन पार्लियामेंट है, जो रिचस्टाग है, वहाँ वो क्या बोलते हैं, असेंबली लड़ता है। इसमें उसको 2.6% वोट मिलता है। कितना वोट मिलता है? जब फर्स्ट इलेक्शन में लड़ता है 2.6% वोट मिलता है। कौन सा साल में? 1928 में। लिख लो इसको, 1928 में उसको 2.6% वोट मिलता है। तो देखो अब क्या करता है हिटलर, उसको 2.6% वोट मिल जाए। अब वो सोचता है कि ठीक है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो नोटिस करता है कि हम क्या क्या कमी है। वो लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, आपको अच्छा खासा ज़िंदगी देंगे, जो यूथ है उसको सिक्योर फ्यूचर रहेगा, जॉब मिलेगा, जो और ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स के थ्रू जो हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को हम ठीक कर देंगे। तो लोगों को अंदर वो विश्वास जाग जाता है कि ये अच्छा इंसान, अच्छा लीडर। और ये यहाँ पे एक और चीज़ है, हिटलर एक पावरफुल ऑरेटर था। ऑरेटर मतलब एक वैसा इंसान जो लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में ले ले, एक अच्छा स्पीकर था। तो वो इन सब चीज़ों का पैथोलॉजी में आता है और हिटलर लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेता है। उसी के साथ जब वो 1932 का इलेक्शन लड़ता है तो उसको 37% वोट मिलता है। और इसी के साथ वो लार्जेस्ट पार्टी कहलाता है, नाजी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी कहलाता है। और नाजी पार्टी का ऐसा एम था कि हिटलर को एज अ मसीहा शो करता था लोगों के सामने, ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके कि ये एक ऐसा इंसान हो जो मतलब जर्मनी के जो लोग थे उनका संकट दूर करने के लिए आया। तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।